चाहे मूवीज हो, टीवी शोज या कॉमिक बुक, हमने अपने फेवरेट सुपर हीरोज को बिना किसी की परवाह किए हुए अपनी ताकत के साथ अच्छाई के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए देखा है। अब ऑफ कोर्स इन मीडियम्स के अंदर कई सारी क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है, जिसके कारण ज्यादातर कानून इन सुपर हीरोज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। बट क्या होता अगर ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे होते? वेल, आप में से बहुत सारे लोग को ये बात जानकर हैरानी होगी कि इनमें से बहुत सारे सुपर हीरोज को सिर्फ और सिर्फ अपने मॉरल ड्यूटीज के चलते ही रियल लाइफ में बहुत ही लंबा अंदर जाना पड़ता। और आज की स्टूडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 बेहतरीन सुपर हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। With great power comes great responsibility, but it may also come with a lot of legal troubles as well. और अपने झिंगुर से स्पाइडरमैन को भी बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती अगर वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा होता, क्योंकि भले ही अच्छाई के लिए स्पाइडरमैन अपने बहुत ही बड़े बड़े विलन से लड़ता है और अपने जान को खतरे में डालता है, इन सब के चलते कई सारे कोलेटरल डैमेजेस, प्रॉपर्टी का नुकसान और लोगों की जान तक कई बार खतरे में आती है। साथ ही साथ स्पाइडरमैन गवर्नमेंट या पब्लिक का कोई लाइसेंस सुपर हीरो नहीं है और वो बेसिकली एक विजिलेंटी है, जिसके कारण वो कई बार कानून को अपने हाथ में भी लेता है। ऐसे में रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर अमेरिका की तो तमाम सीक्रेट एजेंसीज हैं जो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को बिना किसी की मदद के ही ट्रैक डाउन कर लेती। और हाँ, एज अ माइनर शायद यहाँ पर स्पाइडरमैन को जेल में चक्की तो नहीं पीसना पड़ता, बट हाँ उसे जुवेनाइल जस्टिस के हिसाब से सजा तो जरूर मिलती। और अगर ऐसा माना जाए कि उसे 15 या 16 साल की उम्र में ही कैद कर लिया जाता तो अमेरिकन लॉ के हिसाब से उसकी पढ़ाई लिखाई पर तो उतना असर नहीं पड़ता, बट हाँ उसके 30 साल के होने तक उसे कम्युनिटी सर्विस जरूर करनी पड़ती। ऊपर से रियल लाइफ की सोशल मीडिया उसकी लाइफ और मुश्किल करती, जहां पर एज अ न्यूज पर्सनैलिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जे जोना जेमिसन लोगों के बीच में स्पाइडरमैन के खिलाफ जहर घोल रहा होता। मार्वल कॉमिक के साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी कैप्टन अमेरिका ने खुद को सच्चाई और अच्छाई की मिसाल ही साबित किया है। बट कभी कभार यही सच्चाई और अच्छाई का जुनून कैप्टन अमेरिका पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो अपने उसूलों के लिए बागी तक बनने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में जिस अमेरिकन झंडे को बड़े शान से कैप्टन अमेरिका मूवीज और कॉमिक बुक में पहनते हैं, रियल लाइफ में वही उनकी सबसे बड़े प्रॉब्लम का कारण बनती, जहाँ पर सबसे पहले कंट्री उसके उसूलों और उसके नियमों के खिलाफ ही जाना ट्रीजन यानी देशद्रोह कहलाता है, जिसके कारण रियल लाइफ में ये एक बहुत ही भयंकर आयरनी हो जाती। और ऐसे मिसकंडक्ट के चलते कैप्टन अमेरिका, जो खुद को यूएस मिलिट्री का हिस्सा बताते हैं, उन्हें या तो कोर्ट मार्शल किया जाता या मिलिट्री जेल में बंद किया जाता। और इस चीज के हिंट भी कॉमिक बुक के अंदर कई बार देखने को मिले हैं। ऊपर से सिविल वॉर के अंदर बकी बार्न जैसे क्रिमिनल को सपोर्ट करना और उसे इंटरनेशनल कस्टडी से बचाना और छुड़ाना सबसे बड़ा सोने पर अभागा है। और भले ही कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में एक बहुत बड़ी हेल्प साबित हुए थे, बट रियल लाइफ में उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर दिया जाता। बावजूद इसके भी कैप्टन अमेरिका अगर अपने फर्ज को लेकर एक्टिव होते तो उन्हें सुपर हीरो नहीं बल्कि विजिलेंटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता। और विजिलेंटिज्म हर मामले में एक्चुअली इलीगल होती है, क्योंकि आप अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। खुद की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टोनी स्टार्क ने खुद को बुद्धिमानी साबित नहीं किया है, बल्कि उसने एंड गेम में खुद को कुर्बान करके सबसे बहादुर एवेंजर भी साबित हुआ था। लेकिन मूवीज और कॉमिक बुक में उसकी टेक्नोलॉजी को पोजेस करना जितना आसान दिखाया गया है, रियल लाइफ में ये चीज शायद उतनी आसान होती नहीं। और खाली अपने सूट को क्रिएट और पोजेस करने के चलते ही टोनी स्टार्क को कई सारे अमेरिकन लीगल पचड़ों में फंसना पड़ता, जहाँ पर सबसे पहले उसका सामना होता फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से। और जैसा कि आयरन मैन का सूट खुद के एनर्जी के साथ इसके एक ह्यूमन कंट्रोलर के साथ उड़ सकता है, अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये बेसिकली एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और एक एयरक्राफ्ट को बिना पायलट के लाइसेंस के उड़ाना इलीगल होता है। साथ ही साथ आयरन मैन को थ्रू आउट द मूवीज अलग अलग प्रकार की एयर स्पेस बाउंड्रीज को इलीगली क्रॉस करते हुए दिखाया गया है, जो उसकी परेशानी और भी बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे तैसे यहाँ पर FAA आयरन मैन को छूट दे ही देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म्स एक्ट उसे छूट नहीं देगी, जहाँ पर 18 यूएस कोड 930 के हिसाब से एक अनसीरियलाइज्ड पोटेंशियल एक्सप्लोसिव या वेपन को रखना ही कम से कम 1 से 2 साल तक की सजा दिलवा सकती है। ऊपर से उन्हें इस्तेमाल करना 5 साल से भी ज्यादा की सजा दिलवा सकती है। ऐसे में यहाँ पर टोनी स्टार्क को अपने वेपन्स और सूट को अपने साथ रखने के लिए उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू सीरियलाइज्ड करवाना पड़ता और अपने हर वेपन के इस्तेमाल का रिकॉर्ड यूएस गवर्नमेंट को देना पड़ता।
मैट मर्डॉक एक अंधा इंसाफ का डेविल होने के साथ साथ लॉयर के रूप में एक बेहतरीन कानून का रखवाला भी है। बट कभी कभार कुछ स्पेसिफिक केसेस के चलते मैट मर्डॉक को अपने यहाँ पर दोनों पर्सनैलिटीज को इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, जहाँ पर दिन में कभी कभार वो अपनी केस को तो लड़ता ही है, लेकिन रात को भैया जी एडिशनल प्रूफ को जमा करने के लिए अपने डेयरडेविल के दूसरे पर्सोना का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कभी कभार उन्हें मार कुटाई के थ्रू कुछ सबूतों को इकट्ठा करते हैं। Meanwhile, Daredevil in Rat. अब बस यहाँ पर मसला ये है कि अगर यही राज सबके सामने खुल जाए तो मैट मर्डॉक का सारा डेयर और डेविल अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेयरडेविल की हेल्प से जुटाए हुए सारे के सारे सबूत कोर्ट में एक्चुअली सर्कमस्टेंशियल बन जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर मैट मर्डॉक के जीते हुए सारे के सारे केस एक्चुअली इनवैलिड हो जाएंगे और यहाँ पर उसका पूरा का पूरा करियर ही चौपट हो जाएगा। डेडपूल का जितना मुंह चलता है उससे कहीं ज्यादा उसके हाथ पांव और उसके वेपन्स चलते हैं। और भले ही इस बकैतीबाज की एक सैड स्टोरी दिखाई गई थी जहां पर अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट से वेड को एक्चुअली डेडपूल बनाया गया, बट इन सब के बावजूद भी ये फैक्ट यहाँ पर चेंज नहीं हो जाता कि वेड विल्सन एक्चुअली डेडपूल बनने से पहले एक मर्सनरी ही था और लोगों से पैसे लेकर सुपारी लेता था दूसरे लोगों का गेम बजाने के लिए। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने एवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज की भी कई बार मदद की है, बट उसके पुराने कर्मों की सजा तो कहीं लिखी ही होगी। और ऐसे में तो पूरी तरह से श्योर है कि इस तरह के कैरेक्टर को रियल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जेल में बंद करना ही काफी नहीं होता और डेडपूल के इंटरनेशनल क्राइम्स के चलते उसे इंटरनेशनल कोर्ट में भी पेश करना होता, साथ ही साथ उसके मेंटल स्टेट के चलते उसे असाइलम में बंद करना पड़ता। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके एंटी हीरोज बहुत ही ज्यादा फेवरेट होंगे और आप में से बहुत सारे लोग फ्रैंक कासल के फिलॉसफी से भी काफी ज्यादा इत्तेफाक रखते होंगे और ऐसा ही मानते होंगे कि हटाओ सारों को गोली मार के उड़ाओ क्रिमिनल्स को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कितना सही है, क्योंकि फ्रैंक कासल के केस में तो वो किसी भी प्रकार के कानून की कोई इज्जत नहीं करता है और वो क्रिमिनल्स को अलग अलग और गंदे से गंदे क्रिएटिव तरीके से मारता और खत्म करता है। कभी कभार तो चीजें इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है कि वो क्रिमिनल्स को क्राइम करने से पहले ही खत्म करना चाहता है। अब हाँ, इस चीज को किसी भी तरह से आप जस्टिफाई करें, बट कानून की नजर में ये सीरियल किलिंग है और इंसाफ नहीं। और अगर ऐसा ही इंसाफ हर कोई करने लगे तो दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। ऐसे में शायद ताकतवर अपना इंसाफ पालें, पर कमजोरों का इंसाफ कौन करेगा। इसीलिए दुनिया में कानून का होना जरूरी है। इलेक्शन लड़ेगा तो पक्का जीतेगा, है ना। अमेंडा वॉलर लिटरली कोई सुपर हीरो तो नहीं है, बट सुपर विलन्स को मिलाकर किसी बड़े थ्रेट से निपटना इस इंटेंशन को काइंड ऑफ सुपर हीरो की तरह माना जा सकता है। बट ये भी सही है कि वो इनका इस्तेमाल पूरी तरह से लीगल तरीके से नहीं करती हैं। और आंटी जी यहाँ पर इन विलन्स का इस्तेमाल फॉरेन सॉइल्स के अंदर एस्पियोनाज, इन्वेजन और असैसिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को फेवर करने के चक्कर में, जिसके कारण वो यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज को तोड़ चुकी हैं, जो कई बार एक्ट ऑफ वॉर भी कंसिडर किया जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि वो अपने साथ साथ पूरे देश को ले डूबती अगर वो रियल लाइफ में किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग द मास्क को सुपर हीरो कंसीडर न करें, बट जैसा कि इसकी शुरुआत कॉमिक बुक के अंदर हुई थी और जनरली वो एक हीरो का ही काम करता है, हम यहाँ पर उसे सुपर हीरो कंसीडर कर सकते हैं, बट एक बहुत ही बिगड़ैल, एनोइंग और रूल्स को तोड़ने वाला सुपर हीरो, जो मूवी के अंदर कम से कम तो हथियारों का इस्तेमाल करके लोगों को डरा चुका है, बैंक लूट चुका है और अपने अल्टर ईगो का फायदा उठाकर अपने क्राइम्स को छुपा चुका है। बस मूवी के अंदर इन चीजों को उसने इतना फनी तरीके से किया है कि हमें इन केसेस की सीरियसनेस पता ही नहीं चली। खैर, मूवी के अंदर तो ये बहुत कम है, उसके असल पागलपन को तो कॉमिक बुक्स के अंदर एक्सप्लोर किया गया है और लिटरली वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे एक्चुअली इंस्पायर करके डेडपूल जैसे कैरेक्टर को डेवलप किया गया था। अब जब बार बार विजिलेंटिज्म की बात आ रही है तो विजिलेंटियों का काइंड ऑफ देवता तो आप बैटमैन को मान ही सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बैटमैन अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज के अंदर आने वाली हर उस चीज का इस्तेमाल करता है जस्टिस और प्रोटेक्ट करने के लिए, बट बैटमैन के फियर का इस्तेमाल करने का तरीका ही रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। एंड लेट्स से कि बैटमैन के डर से ही किसी ने अपना जुर्म कबूला हो, फिर भी उस कन्फेशन को एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ही माना जाएगा। और इस चीज का हिंट भी कई बार कॉमिक बुक के अंदर देखने को मिल चुका है, जहाँ पर बैटमैन को सेवियर से ज्यादा कई बार एक थ्रेट के रूप में ही देखा गया है, जहाँ पर उसके विजिलेंटिज्म के चलते कई बार प्रॉपर्टी डैमेजेस और लोगों की जान भी खतरे में आती है। ऐसे में ब्रूस वेन का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि रियल लाइफ में बैटमैन को लंबे समय तक बचा नहीं पाता और क्या पता ब्रूस वेन को इसी के चलते सालों चक्की पीसनी पड़ जाए। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि सुपरमैन दुनिया का सबसे ताकतवर बीइंग है,
बट यही चीज उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉमिक बुक से अलग रियल लाइफ में इंसानों की सच्चाई बहुत अलग है और हम इंसान जब किसी चीज को समझ नहीं पाते तो उसकी तरफ हमारा रवैया इतना भरोसेमंद नहीं होता। साथ ही साथ अगर वो चीज हमसे कहीं गुना ताकतवर है तो जाहिर सी बात है हम इंसान उससे डरेंगे ही, जिसके कारण अगर रियल लाइफ में सुपरमैन एग्जिस्ट करता तो बहुत ज्यादा चांसेस थे या गवर्नमेंट की अलग अलग फोर्सेस मिलकर उस पर किसी न किसी प्रकार से काबू करना जरूर चाहती और वो स्पेसिफिकली किसी आम इंसान की तरह न तो जिंदगी जी पाता न चैन से घूम पाता। ऊपर से अगर जनरल जॉर्ड जैसी कोई प्रॉब्लम रियल लाइफ में धरती को फेस करनी पड़ती तो उसका जिम्मेदार भी सुपरमैन को ही माना जाता, क्योंकि जनरल जॉर्ज से निपटने में हमने देखा था कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। ऐसे में पूरी दुनिया के इंसान एकजुट होकर सुपरमैन को किसी न किसी प्रकार से कैद करते हैं, बिल्कुल जैसे फ्लैश पॉइंट के अंदर सुपरमैन को कैद किया गया था। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस लिस्ट में और कौन कौन से सुपर हीरोज होने चाहिए थे। क्या पता हम पार्ट 2 भी जल्दी ही बना दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही ऑसम वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जल्दी ही एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको जल्दी ही एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। Thank you for watching. See you in the next time. Till then, take care. Goodbye.